हाय एवरीवन। आईपीसी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में। अब जॉइंट लाइबिलिटी में क्या होता है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किसी ग्रुप ने कमिट किया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन या इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उस ग्रुप का हर एक पर्सन वैसे ही लाइबल होगा जैसे उसने पूरा एक्ट अकेले ही किया हो। अब कॉमन इंटेंशन दिया हुआ है आईपीसी में सेक्शन 34 में और कॉमन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सेक्शन 149 में, और इन दोनों का मीनिंग और डिफरेंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। नाउ सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब सेक्शन 34 कहता है कि जब कई लोग कॉमन इंटेंशन के साथ मतलब एक ही इरादे के साथ किसी क्रिमिनल एक्ट को करते हैं तो ये माना जाता है कि वो क्रिमिनल एक्ट उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पूरा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बी सी तीन दोस्त है, उन्होंने प्लान बनाया एक्स का मर्डर करने का। अब ए और बी के हाथ में तो फायर आर्म्स हैं और सी एक्स के घर के बाहर खड़ा है कार स्टार्ट करके कि जैसे ही ए और बी आएंगे एक्स का मर्डर करके तो वो उनको वहां से ले जाएगा। तो अब अगर एक्स का मर्डर होता है तो ए बी सी तीनों इक्वली लाइबल होंगे और तीनों को इक्वली सजा भी मिलेगी, क्योंकि ए बी सी तीनों का कॉमन इंटेंशन था एक्स को मारने का, और यही सेक्शन 34 का मेन इंग्रेडिएंट है। लॉ ये नहीं कहता है कि ज्यादा लोग होंगे तो कम सजा मिलेगी, सबको सेम सजा मिलेगी। अब इस केस में से ये कह के नहीं बच सकता कि मैंने तो एक्स को मारा ही नहीं, मैं तो वहां पे बस कार लेके खड़ा था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन में शामिल था तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ही पूरा एक्ट किया है। तो अब अगर एक्स का मर्डर होता है तो ए बी सी तीनों को इक्वली सजा मिलेगी। दैट इज सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34। अब हम देखते हैं सेक्शन 34 कौन से केस से आया था। सेक्शन 34 आर वर्सेस क्रूज के बेस पे बनाया गया था। अब इस केस में क्या होता है कि एक कांस्टेबल और उसका एक असिस्टेंट एक पर्सन को अरेस्ट करने जाते हैं। तो जिस पर्सन को वो अरेस्ट करने जाते हैं वो उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कांस्टेबल और उसके असिस्टेंट पे हमला कर देते हैं। अब जिससे असिस्टेंट की जान चली जाती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि स्पेसिफिकली कौन सा पर्सन लाइबल होगा असिस्टेंट के मर्डर के लिए। तो कोर्ट उन सभी पर्सन को असिस्टेंट के मर्डर के लिए दोषी करार करती है, क्योंकि उन सबकी कॉमन इंटेंशन थी, तो उन सबको इक्वली सजा मिलेगी। अब हम सेक्शन 34 को और डिटेल में देखते हैं। अब सेक्शन 34 कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। सेक्शन 34 बस प्रिंसिपल बताता है जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी का। सो इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस ओनली एंड डज नॉट क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। अब सेक्शन 34 जॉइंट लाइबिलिटी का मेन इंग्रेडिएंट है कॉमन इंटेंशन, और कॉमन इंटेंशन का मेन इंग्रेडिएंट है प्री अरेंज प्लान, मींस प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब ग्रुप के हर पर्सन की इंटेंशन एक दूसरे को पता हो एंड ऑल द इंडिविजुअल आर एक्टिंग इन द फर्दरेंस ऑफ दैट प्लान। अब सेक्शन 34 से रिलेटेड ये लैंडमार्क केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस मर्डर केस। अब इस केस में क्या होता है कि कुछ लोग पोस्ट ऑफिस लूटने जाते हैं और जब वो जाते हैं तो उनमें से एक बंदा जिसका नाम था बरेंद्र कुमार घोष। तो बरेंद्र कुमार घोष का काम था बाहर पहरा देना कि कोई आ ना जाए, और बाकी लोग अंदर जाते हैं पोस्ट ऑफिस लूटने। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पे पोस्ट मास्टर पैसे गिन रहा होता है, तो वो बोलते हैं पोस्ट मास्टर से कि हमें सारे पैसे दे दो। तो पोस्ट मास्टर ने मना कर दिया देने से, तो उस ग्रुप में से एक बंदे ने पोस्ट मास्टर को गोली मार देता है, तो वो बिना पैसे लिए वहां से भाग गए। तो बाद में क्या होता है, बरेंद्र कुमार घोष पकड़ा गया गन के साथ और उस पर मर्डर का सेक्शन लगाया गया, सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34। तो बरेंद्र कुमार घोष ने अपने डिफेंस में बोला मैं तो बस पहरा दे रहा था, गोली तो किसी और ने मारी। तो प्रिवी काउंसिल ने बोला जो जो बाहर खड़े होके गार्ड या पहरा भी दे रहे हैं तो वो माना जाएगा कि उस क्राइम में वो इक्वली सर्व कर रहे हैं और साथ ही कॉमन इंटेंशन भी शेयर कर रहे हैं, सो इक्वली लाइबल भी होंगे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में ये बताया कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन सुनने में तो सेम है बट लेकिन दोनों बहुत अलग टर्म्स हैं। कॉमन इंटेंशन में ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि ग्रुप के हर बंदे की इंटेंशन एक दूसरे को पता हो, लेकिन सिमिलर इंटेंशन में ऐसा नहीं है।
अब हम कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन एक एग्जांपल से समझते हैं। अब पहला एग्जांपल देखते हैं हम कॉमन इंटेंशन का। नाउ सपोज ए बी सी है, उनकी दुश्मनी है जेड से। सो ए बी सी तीनों प्लान बनाते हैं मिलके कि जेड को मारेंगे, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे। अब अगर वो तीनों जाके जेड को मारते हैं तो वो तीनों लाइबल होंगे इक्वली। मतलब आईपीसी में सेक्शन 323 रेड विद सेक्शन 34, और इन तीनों को इक्वल सजा मिलेगी। तो ये एग्जांपल है कॉमन इंटेंशन का। अब हम देखते हैं सिमिलर इंटेंशन का एग्जांपल। नाउ सपोज ए बी और सी है। अब ए की अलग दुश्मनी है जेड से, बी की अलग है और सी की अलग है, और कोइंसिडेंटली ये तीनों एक ही वक्त आ जाते हैं जेड को नुकसान पहुंचाने। अब सपोज ए ने लाठी मारी, बी ने चाटा मारा और सी ने गोली भी चला दी जेड पे। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी तीनों इक्वली लाइबल होंगे अपने अपने एक्ट के, क्योंकि इस केस में ए बी सी की कॉमन इंटेंशन नहीं थी। अब जब कॉमन इंटेंशन नहीं थी तो सजा भी इक्वली नहीं मिलेगी, तो पनिशमेंट भी इनको अपने एक्ट के लिए मिलेगी। सो कॉमन इंटेंशन का मेन इंग्रेडिएंट है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स या प्री अरेंज प्लान, और सिमिलर इंटेंशन होने के लिए ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम्स में काफी बार इनका भी डिफरेंस पूछा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह बताया था कि कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। और आगे यह भी बताया है कि केस के सर्कमस्टांसेस और एक्यूज के कंडक्ट से पता चल जाएगा कि सभी एक्यूज की कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं। अब हम देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट इज सेक्शन 149। अब सेक्शन 149 कहता है कि जब कोई अनलॉफुल असेंबली का मेंबर जब कोई ऑफेंस कमिट करता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में अनलॉफुल असेंबली का ईच मेंबर ऐसे ही उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जैसे उस अकेले ने ही पूरा ऑफेंस कमिट किया हो। अब सेक्शन 149 को समझने के लिए हम सेक्शन 141 समझना पड़ेगा, जिसमें अनलॉफुल असेंबली क्या होता है ये बताया गया है। अब सेक्शन 141 में यह बताया गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली होती है, ग्रुप होता है, और अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इन 5 में से कोई एक है तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। तो अब हम इन 5 ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब पहली सिचुएशन ये है कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट फोर्स यूज करी जाए। दूसरी कि किसी लीगल प्रोसीडिंग या लॉ को एग्जीक्यूट ना होने देना। तीसरी मिस्चीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो क्रिमिनल लॉ में दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करना। एंड फोर्थ, किसी पर्सन को कंपेल किया जाए कि वो अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर दे। और लास्ट, किसी पब्लिक ऑफिशियल से कोई एक्ट कराना या ऐसा कोई ओमिशन कराना कि अगर वो कमिट करे तो उसकी लॉफुल अथॉरिटी के अगेंस्ट हो जाए। तो जब ये 5 कॉमन ऑब्जेक्ट होंगे तभी से अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा था कि अनलॉफुल असेंबली में खड़े रहने से एज अ बाय स्टैंडर आपको अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं बनाता, जब तक आपके खिलाफ डायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस ना हो। अब सेक्शन 149 बस इतना ही कहता है। अब हम सेक्शन 34 और 149 मतलब कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझना है। तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में बताया गया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपसी सहमति के साथ किसी क्राइम को कमिट करें तो वो कॉमन इंटेंशन होता है। यानी कि वहां पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए और प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। अब दूसरी तरफ कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 141 में बताया गया है। वो 5 कॉमन ऑब्जेक्ट जो हमने अभी पढ़े थे, अगर उन्हें कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग कमिट करें तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो जाती है। तो बस कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का मेजर डिफरेंस बस यही है। अब हम कुछ और डिफरेंस भी देख लेते हैं। अब पहला है कि सेक्शन 34 कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, ये जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल बताता है, जबकि सेक्शन 149 सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है और स्पेसिफिक ऑफेंस बताता है कि अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना भी क्राइम है। अब नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन 34 में है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है आईपीसी में, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जो सेक्शन 149 में है वो सेक्शन 141 में डिफाइन है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स काफी जरूरी है,
मतलब ग्रुप के हर व्यक्ति की इंटेंशन एक दूसरे को पता होनी चाहिए, तभी वो कॉमन इंटेंशन कहलाएगा। और कॉमन ऑब्जेक्ट बिना प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के भी पूरा हो सकता है। एंड द मेन डिफरेंस इज सेक्शन 34, मतलब कॉमन इंटेंशन में बस 2 या 2 से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, और वही सेक्शन 149 में कम से कम 5 या उससे ज्यादा लोग होने ही चाहिए। और लास्ट डिफरेंस है, कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अब सपोज 2 लोगों ने कॉमन इंटेंशन बनाई थी कोई क्राइम कमिट करने की, लेकिन दूसरे पर्सन ने फिर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन दैट इज सेक्शन 34 नहीं अप्लाई होगा। बट कॉमन ऑब्जेक्ट में इतना ही सफिशिएंट है, अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर है, चाहे उसने ऑफेंस कमिट किया हो या ना किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी अपने आप में ऑफेंस है। तो ये हो गया डिफरेंस सेक्शन 34 और 149 का। अब हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं जिनका आंसर आपको बताना है, और आप अपना आंसर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।